जिंदगी की असली उड़ानें बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ानें बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हर साल मैट्रिक बोर्ड में यह प्रश्न पूछते रहता है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेकिन आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इसे जल्दी से लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि cos 4x माइनस 10 बराबर 0 हो तो x का मान है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, फिर से सुनिएगा। यदि cos 4x माइनस 10 बराबर 0 है तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर cos है तो आपको देखना होगा कि cos में कितना डिग्री का मान 0 होता है। ठीक ना। तो देखिए मैं लिख रहा हूं cos 4x माइनस 10, cos में 0 डिग्री का मान cos 90 का होता है। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, cos से cos क्या हो गया, कट जाएगा। तो अब बचेगा यहाँ पे क्या, 4x माइनस 10 बराबर क्या बचेगा 90। यह माइनस में इधर भेजेंगे कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 90 अब माइनस है तो क्या चलेगा, इधर प्लस हो जाएगा। तो 90 या 10 कितना होता है 100। तो x बराबर 100 बटा गुना तो भेजेंगे कैसे हो जाएगा, भागा हो जाएगा, काट देंगे इसको। तो x का मान क्या हो जाएगा 25। तो देखिए इसमें x का मान 25 डिग्री आ रहा है। हाँ, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही है। ध्यान रखिएगा, cos अगर है तो cos में देखेंगे यहाँ पे कितना डिग्री मान 0 है। ठीक ना। अगर यहाँ साइन रहता तो साइन में देखते हैं। ठीक ना। अगर यहाँ tan रहता तो tan में यह मान कुछ और रहता। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो रहेगा उसके हिसाब से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री बराबर है। बाबू देखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखाई दे दे, कहीं भी दिखाई दे दे माइनस लगा रहे, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आंख बंद करके इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करिएगा, ए नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है ना, 0 डिग्री। ठीक ना। अब कहिएगा सर कैसे आप 0 डिग्री मान लिए, लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा, 31 और 59 को जोड़ लीजिएगा, क्या हो 90 डिग्री हो रहा है, मतलब दो कोणों का योग पूरा कोण होता है, तो दोनों 90 डिग्री हो रहा है, तब इसमें से क्या कीजिएगा डायरेक्ट 0 डिग्री कर दीजिएगा। लेकिन हम इसको बताकर आपको बताते हैं। अब देखिए cosec 31 डिग्री है माइनस sec 59 डिग्री है, तो आप चाहे तो किसी एक को तोड़ सकते हैं, चाहे इसको तोड़िए चाहे इसको तोड़िए। ठीक ना। तो आइए हम इसको तोड़ते हैं, cosec को तोड़ते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं cosec, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा का मान ये कितना लिया है 59। अगर आप इसको तोड़ रहे हैं तो मान बगल वाला का लिया जाता है। अगर मैं तरीका सिखा रहा हूं, नियम अलग है, अगर इसको तोड़ तो मान इसका ले लीजिएगा। ठीक ना, माइनस sec 59 डिग्री ऐसे उतार लीजिएगा। ठीक ना। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec, थीटा का मान कितना है 59 माइनस sec 59 डिग्री। अब सेक में से सेक हटाएंगे कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 59 डिग्री यहाँ पर भी 59 डिग्री है तो सेम है। इसमें से इसको घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट आपको सिखा दिया था कि अगर आपको लगे कि इस तरह का प्रश्न दिया और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जा रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा 0 पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साइन 18 बटा cos 72। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये बटा में है, भाग में है। तो आप दिमाग में रखिएगा, अगर बट्टा में रहेगा तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 मारिएगा। क्या मारिएगा 1। अब इसको मैं बनाकर दिखाता हूं आपको कैसे बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, साइन 18 डिग्री है और cos 72 डिग्री है, तो किसी एक को तोड़िए। मान लेते हैं हम ऊपर वाला तोड़ते हैं, तो साइन 90 नीचे कितना है 72 और नीचे वाला मान कितना हो गया cos 72, मतलब मैं ऊपर वाला तोड़ा हूं। ठीक ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos 72 अब बटा cos 72, काटिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया कि कैसे 1 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं मैट्रिक बोर्ड में, क्योंकि आपका समय बहुत ही मूल्यवान होता है परीक्षा टाइम में। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ठीक ना। आइए देखते हैं
किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है भुजा का, भुज या एक्स निर्देशांक, कोटि या वाई निर्देशांक, सी में दिया है निर्देशांक अक्ष, या डी में दिया है आलेख। तो मैं आपको बता दूं, जब भी एक्स अक्ष से बोलेगा, जब भी एक्स अक्ष से बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, वाई। वाई वाला देख लीजिएगा, वाई निर्देशांक रहे नहीं तो कोटि रहे। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में कि 2 और 5 इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो आपसे एक्स अक्ष का पूछेगा, अगर आपसे एक्स अक्ष का पूछेगा तो आप वाई का मान बताइएगा, एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई का मान बताइएगा। अगर वाई अक्ष से पूछता है तो एक्स अक्ष का मान बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में किस अक्ष से पूछ रहा है? एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई, इसको भुज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? कोटि। तो भुज के बारे में दे रहा है, एक्स अक्ष क्या है? भुज है। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से पूछेगा तो हम किसका जवाब देंगे? कोटि का जवाब देंगे। समझ में आ रहा ना? तो कोटि या वाई निर्देशांक दोनों में से कोई ऑप्शन दिया रहा है, आप उस पर टिक मार लीजिएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, इसी पैटर्न से क्वेश्चन 5 नंबर दे दिए हैं, ठीक ना, ताकि आपको बुझा जाए, ठीक ना। एक्स अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है। किस अक्ष से बोला है? एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष से पूछ रहा है, तो हमने अभी जस्ट क्या बताया था, जिस अक्ष से पूछेगा उसका उल्टा वाला नाम बोल देंगे। तो अगर एक्स से पूछता है तो वाई का नाम लेंगे, और वाई से पूछता है तो एक्स का लेंगे। तो इसमें एक्स अक्ष से पूछा, तो इसमें बताइए 3 और 4 में एक्स कौन है? एक्स 3 है, तो एक्स 3 है, तो आपको क्या बताना है? एक्स अक्ष से एक्स 3 है, तो आपका वाई अक्ष कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर बी का क्या हो जाएगा? 4। एकदम दिमाग में रखिए, ये सब होता है ट्रिकली, ट्रिक से पकड़िए क्वेश्चन को, नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव बनाते में छूट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक ना, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तब इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक ना। तो आपको पता होगा परमेश 6.6 क्या कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। मतलब क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है और उनका जो भुजा रहते हैं उनको क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? इसका भुजा कितना दिया है? ये दिया है, तो भुजा के वर्ग, इसका वर्ग कर दीजिए। तो 4 चौका कितना होता है? 16, और 9 कितना होता है? 81। तो 4 चौका 16 और 9 81, मतलब 16:81। तो देखिए, तो इसमें 16:81 कहीं है? हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है। डी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े थे, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक ना। लेकिन आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन को जरूर दबाइए। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना, ताकि वैसे विद्यार्थी के पास से ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पहुंच जाए जिन विद्यार्थी को अभी तक मैथ में डर बना हुआ है। लेकिन आज मैं आप लोग से वादा करता हूं कि जो बच्चे अगर ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर लेंगे तो शायद उनका मैट्रिक में मैथ में डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बोला है, पॉइंट को समझने वाली बात है। वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त के किसी बिंदु पर सिर्फ एक, केवल एक, ठीक ना, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वृत्त की वह छेदक रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो आपको पता होगा, जैसे मानते ये वृत्त है और ये आपका केंद्र है, तो केंद्र से होकर गुजरना चाह रहे हैं, तो छेदक रेखा जो केंद्र से अगर गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? उसे व्यास कहते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब किसी वृत्त की, मतलब वृत्त है, इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, मतलब बहुत सारे अनंत हो सकते हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं, या अनंत लिखा रहा है, अपरिमित लिखा रहा है, अनेक लिखा रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्रीय कोण कितने अंशों का होता है। किसी वृत्त के केंद्रीय कोण कितने अंशों का होता है। तो हम जानते हैं किसी वृत्त पर केंद्रीय कोण बनता है 360 डिग्री का। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। 10 का डी नंबर 360 डिग्री, ठीक है। अब आइए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है इसमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r + 2r होता है। ध्यान रखिएगा, 11 का ए नंबर होगा। अगर इसको ऐसे ना देखे, इसको ऐसे भी दे सकता है, ठीक ना। दोनों में क्या मिल जा रहा है, r मिल जा रहा है, तो r कोष्ठ में जाएगा पाई + 2। अगर ये दिया रहेगा तो ये भी आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही है, या तो ये दिया रहेगा नहीं तो ये दिया रहेगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, तो इसको ए नंबर 11 का ए नंबर हो जाएगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताएं, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, इससे तो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा हर बार, ठीक ना। हर साल इसमें से ऑब्जेक्टिव दिया रहता है कि बताना रहता है कि अपरिमेय क्या है और परिमेय क्या है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, 5 - √3 है। तो आपको बताना है, 4 को ऑप्शन दिया गया है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि अभाज्य संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल दिया गया है। क्या चीज होगा, तो आप जानते हैं कि ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 तो परिमेय है लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय है। आप जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर जो होता है क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक बोर्ड में हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ध्यान रखिएगा, इससे हर साल एक क्वेश्चन दिया रहता है मैट्रिक बोर्ड में। या तो हो सकता है कि 2 नंबर में दे दे, या तो हो सकता है कि इसको ऑब्जेक्टिव में डाल दे, ठीक ना। अंक भले चेंज रहेगा लेकिन रहता है प्रश्न इससे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 0.47 के ऊपर एक रिंग दिया है का p/q के रूप में लिखना है, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखना है, मतलब बटा के रूप में इसको लिख के दिखाना है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और, ठीक ना, और q का मान क्या बोला है, 0 नहीं है। आइए देखते हैं, देखिएगा कभी भी याद रखिएगा, जैसे दिया है क्वेश्चन में 0.47 के ऊपर एक रिंग दिया है, ठीक ना। तो हम आपको देखिए लॉन्ग मेथड नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना है हमको, और ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करते हैं लोग, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर टोटल जितने ऑब्जेक्टिव हो, इसमें टोटल जितने ऑब्जेक्टिव हो उसको सबसे सॉरी जितने यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें जितना अंक दिया सबको लिख दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है इधर, तो आपका टोटल कितना दिया, 47 दिया है, ठीक ना। समझ में आ गया, 47 हो गया। आप माइनस कर दीजिएगा और देखिएगा कितने ऐसे अंक पर एक रिंग नहीं लगा है। तो 0 पर नहीं लगा है और 4 पर नहीं लगा है, तो मतलब 0 4 लिखिए या खाली 4 लिखिए, बात एक क्या होता है, ठीक ना। तो इस पर एक रिंग नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, 7 के ऊपर एक रिंग है, मतलब कितने के ऊपर एक रिंग, जितना के ऊपर एक रिंग रहेगा उतना ही 9 लिखेंगे। तो एक अंक के ऊपर एक रिंग है तो ये 9 लिखेंगे, और उसके बगल में दशमलव के बाद जितना अंक बचा हुआ रहेगा, जिस पर एक रिंग नहीं रहेगा उतना 0 बैठाएंगे। तो एगो देखिए, एगो बच रहा है, 4 खाली बच रहा है, तो एक ठो 0 बैठा लेंगे। तो 47 में 4 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 43। एक क्या हो गया, 9 0। देखिए 43/90 किसका है, 13 का सी नंबर। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इस पैटर्न पर, ठीक ना। हम लोग प्रश्न 13 तक पढ़े हुए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि वैसे विद्यार्थी के पास चल जाए जो मैथ्स में उनको डर लग रहा है, ठीक ना। तो आज उनका ये डर हम बिल्कुल उनका निकाल देंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेम 13 नंबर क्वेश्चन की तरह है,
तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि जो संख्या दिया रहेगा पहले उसको उतार लीजिएगा, सिंपल। तो 646 उतार देंगे। अब देखना है कि किसके ऊपर एक रिंग नहीं है, तो 6 के ऊपर एक रिंग नहीं है, तो 6 यहाँ लिख दीजिएगा। अब करना क्या है, देखिए कितने अंक पर एक रिंग है, तो 2 अंक पर एक रिंग है, तो 2 को 9 लिख देंगे। जितना अंक पर एक रिंग रहेगा उतना ही 9 लिखेंगे। अब देखिएगा दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है, कोई ऐसा अंक है जिस पर एक रिंग है, दशमलव के बाद तो कोई अंक है नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो 646 में से 6 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 640, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 99। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो ए नंबर आपका ऑप्शन देखिए तो दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन हो गया ताकि बच्चों को इस तरह का मैथ आए तो उनका रिवीजन हो जाए, ठीक ना। इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया। 3 क्वेश्चन मैंने इस सेशन में आपको दिया, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, तो देखिए इतना बड़ा दिया हुआ है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जो दिया रहेगा सबसे पहले उतार लीजिएगा। 1 3 7 5 6 8 यहाँ हो गया। अब देखना क्या है कि कितना अंक बचा हुआ है जिस पर एक रिंग नहीं है। तो 137 है, तो 137 घटा लीजिएगा। टोटल देखिएगा नीचे। अब देखिए कितना अंक पर एक रिंग है, जितना अंक पर एक रिंग रहेगा उतना क्या करेंगे नीचे पे 9 लिखेंगे। 3 अंक पर है, 3 अंक पर एक रिंग है, 3 को 9 लिख देंगे। अब देखिएगा दशमलव के बाद में कितना अंक बचा हुआ है जिस पर एक रिंग नहीं है, तो 1 अंक बचा हुआ है, तो 1 तो 0 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, ठीक ना। अब घटाएंगे तो 8 में से 7 गया कितना होता है 1 होता है। 6 में से 3 गया कितना होता है 3 होता है। 5 में से गया कितना हो गया 4 हो गया, और 1 3 7 ऐसे ही उतर गया। अब बटा 3 को 9 1 तो 0। अब देखिए तो कोई ऑप्शन में आपके दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बी नंबर आपका ऑप्शन होगा। देखिए ध्यान से, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 जो कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक ना। बच्चे को रूट से डर लगता है, आज उनके रूट के जो डर लगता है उनके मन से ये डर को हटा देंगे, ठीक ना। तो कैसे हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा। एपी दिया है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 डॉट डॉट सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है दूसरा में से पहला को घटा लेना। तो आइए दूसरा में से हम पहला घटाते हैं। तो दूसरा में से पहला घटेंगे, दूसरा का मान क्या दिया 3 प्लस रूट 2, और पहला का मान कितना दिया -3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया रूट 2। तो देख लीजिए रूट 2 दिया है ऑप्शन में। जी हाँ, 16 का सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे घटाने आपको आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है मैट्रिक बोर्ड में, ठीक ना। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है 2, 7, 12 के 10 पदों का युगफल। तो आप जानते हैं a बराबर 2 हो जाए, जो पहला नंबर अंक होता है वो a होता है, ठीक है, प्रथम पद होता है। d कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो 7 में से 2 को घटा लेंगे, मतलब 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो d का मान 5 निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका n का मान कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया है, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 10। योगफल बोला है इसलिए हम क्या करेंगे SN निकालेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2, पोस्ट में 2a प्लस n-1 इंटू d। सूत्र जरूर याद रखेंगे ताकि सूत्र से भी ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाए, ठीक ना। सूत्र पर विशेष ध्यान रखिएगा। n/2, n का मान कितना दिया है 10/2, यहाँ दिया है 2a का मान कितना आया था 2, प्लस n का मान कितना आया था 10 -1 गुना d का मान कितना आया था हम लोग का 5। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 में से करें तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 हो गया। 2 दूना कितना होता है 4, प्लस 10 में से घटाएंगे 9, 9 पचे 45, ठीक ना। 45, 5 हो गया पोस्ट आने तक गुना, 45 से 4 कितना होता है 49, और 5 में इससे गुना करा लीजिए 49 में, तो 5 9 45 के 5 हाथ में लगा 4, 5 20 4 कितना होता है 24, मतलब 245। अब देखिए कि आपके ऑप्शन में 245 दिया हुआ है। जी हाँ, 17 का ए नंबर ऑप्शन का बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आर बड़कार दिया है तथा छोटकार त्रिज्या वाले वृत्ताकार वलय का या सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, या आपसे डायरेक्टिव कह दे कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, या यूं कहे कि सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप दिमाग में रखिएगा,
पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। तो इसका आंसर जो होगा 18 का बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त मान है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त मान है। तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय प्रवृत्ति जो तीनों होता है, बहुलक होता है, माध्यक होता है और माध्य होता है, लेकिन इस तीनों में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो माध्य है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के उपयुक्त मान में से कौन नहीं है, तो क्या करेगा, तीनों का मान दे देगा, एगो अलग से कर देगा, परिसर कर देगा, तो आप परिसर पर टिक मार दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति तीनों मान होता है, लेकिन तीनों में कौन सा सही होता है, बहुलक, माध्यक और माध्य में कौन सबसे ज्यादा मान है, तो माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11 किस प्रकार का वर्ग अंतराल है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11 किस प्रकार का वर्ग अंतराल है। तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि वर्ग अंतराल, ध्यान रखिएगा, 0 से 3 दिया हुआ है ऐसे, फिर आपको दिया है 4 से 7 दिया है, फिर आपको 8 से 11 दिया वर्ग अंतराल। तो बताइए 3 यहाँ पे है, तो वही 3 अगर यहाँ पे रहता है, वही 3 अगर यहाँ पे रहता है तो अपवर्ती विधि हो जाता है, ठीक ना। लेकिन देखिए जो 3 यहाँ पे है वो 3 यहाँ पे नहीं है, अलग है। फिर 7 यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे नहीं दिया, 8 दिया है। तो ये आपका जो विधि होगा वह विधि आपका हो जाएगा समावेशी विधि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही बेहतर आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और इस सारे प्रश्न को आप क्या कीजिएगा, घर पर बैठकर मेरे YouTube चैनल को खोलकर बार बार रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपका मैथ में जो डर बना हुआ है वो डर क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे के वीडियो में कुछ और भी प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।